वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2021 के लिए, जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी है। तो उनके लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा ही कारगर साबित हो जाएंगी, अगर वो वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ना, केवल इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको जो भी सवाल पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम के अंदर, तो आप उसका आंसर कर पाए। पिछली वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियोस को देखते रहिएगा। जो पिछली वीडियोस हैं, जो आने वाली वीडियोस हैं, और साथ ही में हिस्ट्री, जियोग्राफी, उनकी भी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको भी देखिए। ये सभी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करेंगी, और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, मतलब इस प्रकार से बनाई गई हैं सारी, पॉइंट टू पॉइंट एक एज अ नोट्स की तरह ही बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे ऊपर है संसद, संसद के नीचे आता है राष्ट्रपति, ठीक है, और फिर लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको पता होना चाहिए। सभी पॉइंट टू पॉइंट है, और सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप कुछ स्किप कर देंगे या आपसे ये चीज़ जो है वो पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो प्राचीन समय में राज्यसभा को राज्य परिषद व लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपको पता चल गया कि लोकसभा को पहले क्या कहते थे, जनता का सदन, और राज्यसभा को क्या बोलते थे, राज्य परिषद। बेसिकली राज्यसभा स्टेट से रिलेटेड रहता है, और लोकसभा जो है जनता, लोगों से रिलेटेड होता है। इनके अंदर कितनी सीटें होती हैं आपको बता रखा है। आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं। राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही संसद में बैठता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2 सदन जो है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा है, इसके अंदर कौन सा व्यक्ति है जो नहीं बैठता, वो प्रधानमंत्री। देखिए, ये इसका हिस्सा जरूर होता है, यानी कि संसद का हिस्सा जरूर होता है राष्ट्रपति, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में नहीं बैठता, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल अगर आपसे आएगा, पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और आपको उसी प्रकार से आंसर देना होगा, ठीक है। तो संसद के बारे में इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पहला सदन आता है इसका राज्यसभा, जो कि आर्टिकल नंबर 80 में लिखा हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं, राज्यसभा में क्या बताया गया है। देखिए, ये एक उच्च सदन है, ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके अंदर 250 जो है मैक्सिमम इसकी संख्या हो सकती है मेंबर की, अभी वर्तमान में 245 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी पॉइंट मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 250 जो है इसकी अधिकतम संख्या होती है इनके मेंबर्स की, ठीक है। एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वर्तमान में 245 हैं। 233 सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, ठीक है, वहाँ से जो है राज्यसभा में आते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि 245 में से 233 तो इलेक्ट होकर के आते हैं, कहाँ से, तो केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य होते हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ के विधानसभा से राज्यसभा में आते हैं 233 लोग, और 12 जो है वो राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। जो भी विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जो सबसे आगे होते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको वो मनोनीत करता है। यह एक स्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगर राज्यसभा में बैठक हुई पड़ी है तो उसको भंग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में 1/3, यानी कि 3 में से 1 आदमी जो है उसकी सेवा कंप्लीट हो जाती है, और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं है तो आपको पता चल गया होगा। लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर चीज़ें 5 साल के लिए हैं, जबकि राज्यसभा जो है 6 साल के लिए है, और सवाल आपका इससे बन सकता है। अगला पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये हमने उपराष्ट्रपति वाली वीडियो में पढ़ा था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो ऑनरेबल हेड होता है, वो कौन होता है, तो वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। अपने सदस्यों में से राज्यसभा के उपसभापति, मतलब अपने सदस्यों में से ही राज्यसभा जो है वो उपसभापति भी चुनती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का पालन करता है।
अगर सभापति है तो सभापति ही कार्यभार देखेगा, अगर नहीं है तो सदस्य के अंदर यानी कि राज्यसभा में ही किसी एक सदस्य को उपसभापति बनाया जाता है जो उस काम को देखेगा। सभापति के पास लोकसभा अध्यक्ष के भांति ही शक्तियां होती हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो है दो विशेष शर्त रखता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके पास लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही शक्तियां होती हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शर्त होती हैं, दो विशेष पावर होती हैं, जो कि ये है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो है वो है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा, ना कि राज्यसभा। यानी कि धन विधेयक भी पारित लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है। और ये धन विधेयक है कि नहीं है, ये भी लोकसभा तय करता है, राज्यसभा तय नहीं करता। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा में ही वहीं पर की जाती है, ना कि राज्यसभा में। तो ये दो ज्यादा पावर है लोकसभा के पास राज्यसभा के मुकाबले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप नए आ गए हैं इस पर तो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला पॉइंट है, सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। ये तो आपको पता है भाई, कोई व्यक्ति सभापति है, हेड है, तो वो उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब वोट देने की बारी होती है तो फिर वो अपना वोट दे देगा किसी एक तरफ, तो इसलिए वो उस सदस्य का सदस्य ही नहीं बनाया जाता उसको, क्योंकि वो वोट ही ना दे किसी को, ठीक है। इसका मतलब वो वोट नहीं देगा अगर उसका वो सदस्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों पक्षों में इक्वल वोट हो जाए, मतलब दोनों ही में ही बराबर बराबर वोट हो जाए, तब वो अपना वोट दे सकता है, और जो है कानून वगैरह जो भी चीज़ के ऊपर जो बात हो रही है उसको वो एक तरफ बहुमत दिलवा सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। सभापति को राज्यसभा द्वारा बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा की सहमति अनिवार्य है। यानी कि राज्यसभा के सभापति को अगर आपको हटाना है तो राज्यसभा में बहुमत पारित कर दीजिए, जो 245 लोग होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा अगर इसके खिलाफ जाते हैं और हटाना चाहते हैं तो इसको हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति लेनी जरूरी है। और 14 दिन पहले जो है इसके बारे में सभापति को बताना होगा कि हम आपको इस वजह से हटाना चाहते हैं, तथा उस दिन सेवा सदन में उपस्थित रहकर केवल बोल सकता है, लेकिन अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये आपको मालूम चल गया होगा, जब आप जो है आप अपने पोस्ट पर ही नहीं है तो फिर आपको निर्णायक मत देने नहीं दिया जाएगा, और आप दे भी नहीं सकते, माना भी नहीं जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभापति के वेतन भत्ते जो है संचित निधि पर पारित होते हैं। जब सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसी के वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, ना कि सभापति पद के। यानी कि जब कोई राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु वगैरह हो जाती है तो आपको पता है कि भाई हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति के पद को तुरंत भरने की व्यवस्था की गई है। तो अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे देश का किसी भी कारणवश जो है राष्ट्रपति पद अगर खाली होता है तो उपराष्ट्रपति को वहाँ राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उस वक्त जो है वो सभापति नहीं रहता सदन का, किस सदन का, राज्यसभा का। और जो उसकी सैलरी होती है वो राष्ट्रपति के रूप में उसको मिलती है 5 लाख रुपए महीने। उपसभापति अपना त्यागपत्र जो है सभापति को देता है, जबकि सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सभापति का मतलब हो गया, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, आप उसको उपराष्ट्रपति कहिए चाहे राज्यसभा का सभापति कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, व्यक्ति तो दोनों ही एक है। जबकि उपसभापति जो होगा वो अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, और राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। अब है यहाँ पर 4 बातें बताई गई कि राज्यसभा की शक्ति, द पावर ऑफ राज्यसभा। 4 ऐसी शक्ति हैं। पहली है संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी कि अमेंडमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है यहाँ पर। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति होती है कि भाई जो राष्ट्रपति बनाया जाता है या जो उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसके चयन किस प्रकार की जाएगी, उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, ये राज्यसभा में तय होता है, ना कि लोकसभा में। जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा से इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को हटाने में भी इसी का काम होता है, निर्वाचन करने में भी और हटाने में भी, ठीक है। और चौथा है, आपातकालीन स्थिति में अगर कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है तो वहां पर जो है राज्यसभा जो है काम करेगी, ना कि लोकसभा, ठीक है। इसके बाद देखिए, राज्यसभा के विशेष अधिकारों के अंदर बताया गया है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्य महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के बारे में हमने पढ़ा है। आप देखिएगा वीडियो जा करके, पिछली वीडियो को जोड़ देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पिछली वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आप वहाँ से देखते आइए, लगातार देखिए वीडियो को, ताकि प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए। और दूसरी बात जो है वो ये कही गई है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं,
ठीक है। ये स्थापित करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को देती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो यूपीएससी एग्जाम लेती है इनका, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये जो है राज्यसभा के विशेष अधिकार हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा के बारे में जस्ट अगले आर्टिकल, संसद के बारे में 79 में। ठीक है, संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसके बारे में 80 में, और लोकसभा जो निम्न सदन है वो 81 में बताया गया है। तो देखिए ये पता चलेगा कि यह एक निम्न सदन है। इसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 होती है। वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, संख्या याद रखनी है क्योंकि संख्या सवाल में पूछे जाते हैं। इसमें से 543 यानी कि 545 में से 543 तो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ पर जनता जा करके डायरेक्टली नहीं चुनती है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है जहाँ पर जनता जो है वो चुनती है। तो हम लोग जो वोट देते हैं वो लोकसभा सदस्यों के लिए दिया जाता है, ना कि राज्यसभा सदस्यों के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 545 जो अभी संख्या है उसमें से 543 तो ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा चुन करके जाते हैं, जबकि 2 जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है उनको। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर वो कितने लोगों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में वो 12 लोगों को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। यानी कि टोटल संसद में के अंदर वो 14 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 60 दिनों तक सदन में उपस्थित ना हुआ, यानी कि 60 दिनों तक अगर वो सदन में नहीं आता, लोकसभा में नहीं आता, तो उसकी सदस्यता जो है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, वो उसके बाद मेंबर नहीं रहेगा। ओके, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद है, दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्ति की गई व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो यानी लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, ये यहाँ कहाँ पर जाकर के जो है शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं? तो या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को इलेक्ट कर रखा है वो उसके समक्ष जाकर के शपथ लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, लोकसभा सदन का नेता होता है। ठीक है, वह किसी भी व्यक्ति को सदन के नेता के रूप में मनोनीत भी कर सकता है। यानी सदन का कोई नेता अगर उसको बनाना है तो देश का प्रधानमंत्री उसको बना सकता है। तो अभी देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो वो लोकसभा सदस्य के व्यक्ति हैं, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, सदन के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। ये मैंडेटरी है भाई, विपक्ष का नेता होना जरूरी है, वरना बहसबाजी कैसे हो पाएगी ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है। संसद की जो है वर्ष में 3 बैठक होती है। ठीक है, ये देखना, संसद की 3 जो है बैठक होती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला होता है बजट सत्र, जिसमें बजट जो है पारित किया जाता है। तो हर साल फरवरी में होता है ये। ठीक है, हर साल फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, ये सबसे लंबा। तो ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि सदन का सबसे लंबा जो कार्यकाल है या सबसे लंबी बैठक जो है वो किस लिए होती है? तो वो बजट सत्र के लिए होती है, बजट पास करने के लिए होती है। और कब से कब तक चलती है? तो फरवरी से मई तक चलती है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है मानसून सत्र। दूसरा कौन सा होता है? मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और सबसे छोटा जो सत्र है वो है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर दिसंबर में चलता है, यानी नवंबर से दिसंबर तक। तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। इसके अलावा चौथा कोई भी सत्र नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया चौथा सत्र बताइए, या कौन सा सत्र जो है ऐसा है जो संसद में होता है या नहीं होता, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप क्या आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से दे करके आ गए, लेकिन बाद में चेक तो एग्जामिनर करेगा। तो इसलिए तैयारी आपको भी अभी से करनी पड़ेगी। अब वैसे भी दिन जो है काफ़ी कम रह चुके हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा के बारे में हो गया, राज्यसभा के बारे में हो गया, संसद के बारे में हो गया। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत का महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 ए में बोला गया है, एजीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वीडियो थोड़ी कम हो जाएगी तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, एक वीडियो में देखना अच्छा आसान हो जाएगा। तो हम एजीआई और सीएजी के बारे में बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यह अनुच्छेद 148 के अंदर है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रख रहे होंगे, अभी तक पता चल रहा होगा। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी के बारे में 2 बातें हैं। यह भारत का विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। जितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट है, जो जितने भी ऐसे मतलब देश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वहाँ पर आपको राष्ट्रपति ही मिलेगा। ये आपको होगा ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, ये आपको देखना है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार जो है प्राप्त है। यानी कि जो एजीआई होते हैं, ये भारत के किसी भी न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो,
हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर ये सुनवाई कर सकता है, या किसी भी सदन में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट नहीं दे सकता पर भाग ले सकता है। वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल, ये आपको पता होना चाहिए। के वेणुगोपाल जो है हमारे भारत के एजीआई हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 2 पॉइंट आपको इससे ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं कैग की तरफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, और सब कुछ मज़े के लिए होता भी नहीं है वैसे भी। पढ़ने में तो भाई सीरियस होना पड़ता है थोड़ा सा। ये कहाँ चला गया, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि भाग 6 है हमारा। इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे हम कैग के बारे में और फिर लोकसभा की शक्तियों के बारे में। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद नंबर 148, इसको फुल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं कैग, CAG। ठीक है, तो देखिए इसको वित्त का संरक्षक कहा जाता है। जो फाइनेंशियल, जो भी कंट्री के अंदर पैसे वगैरह का हिसाब किताब होता है ना, वो यही देखता है कि किस स्टेट को कितना पैसा देना है, किस चीज़ में लगाना है, वो सब इसी का काम है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। या तो 6 साल का हो जाए, या तो 6 साल उसका कार्यकाल चलेगा, या तो उसका कार्यकाल जो है 6 साल चलेगा, या फिर 65 वर्ष की आयु तक। जो भी चीज़ पहले हो जाएगी वहीं तक वो इस्तेमाल करेगा। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र जो है 64 साल है, तो इसका कार्यकाल 2 साल ही चलेगा, सॉरी 1 साल ही चलेगा, क्योंककि 1 साल बाद ही कितने साल का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। लेकिन किसी की भाई 46 साल है, तो ये 52 तक जा सकता है, 6 साल। तो 6 साल मैक्सिमम या 65 साल, यह सबको ध्यान रखना है। लोकसभा चुनाव के मत देने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष थी पहले, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया है। यानी भारत में वर्तमान समय में जो वोट दी जाती है, या जो हम लोग वोट दे सकते हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया इसका यही है कि भाई आप 18 साल के होने चाहिए। 18 वर्ष के अगर आप हो गए तो आप अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं और वोट दे सकते हैं। जबकि स्टार्टिंग में कितना था, ये 21 साल था। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई किस संविधान संशोधन के द्वारा या कब से जो है भारत में ये चेंज किया गया है, तो 1988 से। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कितने का होता है भाई, 6 साल का होता है। ठीक है कि नहीं। और राष्ट्रपति जो है इस सभा को, यानी कि लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको प्रधानमंत्री से परामर्श लेना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके बाद जो पॉइंट है वो है आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि 1 साल से अधिक नहीं होगा। जैसे 5 साल का इसका कार्यकाल है, और क्या कहते हैं, कंट्री में कोई इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आ गया है, तो जो है लोकसभा जो है अपने कार्यकाल में, संसद जो है लोकसभा के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर देगा, यानी कि वो 5 से 6 साल का हो जाएगा। अदरवाइज वो 5 साल का ही रहेगा। ठीक है, लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि पहली बैठक अगर हुई, ठीक है, तो दूसरी बैठक, देखिए 3 बैठकों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। इनके बीच में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से कम अंतराल के अंदर ही बैठकें होती रहनी चाहिए। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है, जो अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को दे देगी, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, अध्यक्ष को लोकसभा में 2/3 बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है। जो अध्यक्ष है लोकसभा को, अगर आप उसको हटाना है, तो 3 में से 2 व्यक्ति आपके फेवर में होने चाहिए कि हाँ जी, इनको जो है हमारे को हटाना है, तो वो हट जाएगा। यदि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे, तो अध्यक्ष अपने पद से नहीं हटता। अगर राष्ट्रपति भंग करेगा तो इसमें अध्यक्ष नहीं हटेगा, लेकिन आपको अध्यक्ष को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुमत लेकर के आनी पड़ेगी वहां पर, और आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और जैसे ये भंग हो गया, जैसे मतलब इसका अगर अध्यक्ष पद जो है चला गया, लेकिन नई लोकसभा चुने जाने तक ये अपने पद पर ही रहेगा, लेकिन निर्णायक वोट जो है ये नहीं दे सकता। ठीक है, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन स्वयं को हटाने की स्थिति में नहीं दे सकता। जैसे कि अध्यक्ष जो है, जब दोनों तरफ वोट इक्वल हो जाए तो ये अपना मत दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हटाने की बात चल रही है, तो ये अपने लिए कि भाई मैं हटना चाहता हूँ कि नहीं हटना चाहता, इसके लिए वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, और अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके काम को करता है भाई। ठीक है, हर एक जगह एक कोई भी प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है, हर एक जगह एक वाइस व्यक्ति रखा जाता है, जो एकदम तुरंत आकर के उस कार्य को कर सके। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसे भी अध्यक्ष की भांति 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। चाहे आप अध्यक्ष को हटाइए, चाहे आप उपाध्यक्ष को हटाइए, 2/3 बहुमत लाइए और इन दोनों को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। कैग के बारे में 2 बातें थी इसके अंदर, ये यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के बारे में बात हुई थी, तो लोकसभा के में ही बिल पास किए जाते हैं ज़्यादातर।
ठीक है, जो जनता से रिलेटेड होता है, और कंट्री से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो राज्यसभा में पारित किए जाते हैं। तो 21 वर्ष की हमारी सबसे पहले आयु थी वोट देने की, जिसको अब 18 कर दिया गया है, और ये कब किया गया था? 1988 में। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का वो हमारा यही है कि भाई लोकसभा की शक्तियां जान लेते हैं कि भाई लोकसभा की आखिर में शक्ति क्या है, पावर क्या है इसके पास। जैसे हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ लिया, तो लोकसभा के पास थोड़ी ज़्यादा शक्ति है। तो संविधान संशोधन यहाँ भी किया जा सकता है, जैसे कि राज्यसभा में भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अथवा हटाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। जैसे आपको राष्ट्रपति को हटाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है या इनको नियुक्त करना है, ये प्रस्ताव जो है पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आप ना लोकसभा में रह सकते हैं, या तो आप लोकसभा में रहिए या राज्यसभा में, किसी एक का ही आपको मेंबर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, कोई भी सदस्य दोनों सदनों का अध्यक्षों को त्यागपत्र देकर अपना त्याग कर सकता है। यानी कि कोई भी सदस्य जो है दोनों सदनों के अध्यक्ष को, जैसे कि राज्यसभा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को, और लोकसभा जो है राज्यसभा के अध्यक्ष को देकर के अपना त्यागपत्र, जिसको कहते हैं रेजिग्नेशन लेटर, भाई हमारे को इस पोस्ट से हटना है, वो रिज़ाइन दे सकता है। ठीक है, कैग को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। मतलब वो, देखिए कैग को बोलने का अधिकार होना चाहिए ना, क्योंकि भाई ये तो फाइनेंशियल चीज़ें तो यही देखता है, तो भाई यही नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो बोलेगा, चाहे राज्यसभा में बात हो चाहे लोकसभा में बात हो, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मतलब ये वोट नहीं दे सकता। और इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकारों के विभागों के लिए जो भी उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, इसका लेखा जोखा रखा जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये पैसा कहाँ लगाया, वो पैसा कहाँ लगाया, कितना खर्च हुआ, कितना ये आया। ये सब काम जो है कैग का होता है। तो ये बोलेगा जरूर भाई, क्योंकि लोकसभा में बात उठेगी या राज्यसभा में बात उठेगी, तो इसको जाना पड़ेगा और वहाँ पर बताना पड़ेगा, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। और ये अपना रिपोर्ट जो है वो संसद में नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है कि भाई ये रिपोर्ट मैंने तैयार जो है करी है कि सरकार ने जो है अपने विभाग जितने भी सरकार के हैं, उन्होंने कहाँ-कहाँ जो है पैसा खर्च किया है। जैसे सड़क विभाग है, तो भाई उनको कितने रुपए मिले थे और उन्होंने कहाँ-कहाँ खर्च किया, ये सभी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा, ना कि संसद को। ठीक है, अब देखिए दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के साथ जो है लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है लद्दाख, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप। ये ध्यान रखना है आपको। यानी लोकसभा का सबसे बड़ा जो एरिया है, या जो एरिया ही कह सकते हैं उसको, क्षेत्र की बात हो रही है ना क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो लद्दाख है, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। और यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं यहाँ पर है, चाहे लोकसभा की बात करिए चाहे आप राज्यसभा की बात करिए। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, ज़्यादा आपको ज़्यादा मालूम करके कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आपके काम आए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, कैग के बारे में पढ़ लिया, एजीआई के बारे में पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा इन चीज़ों को और आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड। और वीडियो जो है सिविक्स की और भी आती रहेंगी लगातार, पीछे भी आ चुकी हैं और पहले भी हमने बना रखी है, आप उनको भी जा करके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस वगैरह जो है वो इजीली मिल जाएंगे, आप उनको देखिए। काफ़ी ज़्यादा ही जो है आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें, क्योंकि समय जो है वो कम रह गया, लगभग 1 महीने के आसपास बचा है अभी। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप तैयारी करें चाहे ना करें, एग्जामिनर जो है अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आपको अगर पास होना है, आपको अगर केवल पास होना है, तो 90 नंबर लाना ऐसा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि कितना भी ईज़ी पेपर हो, चाहे कितना भी कैसा भी पेपर हो, या कितने भी लो लेवल का पेपर आप समझ रहे हो इसको, पर इसका सक्सेस रेट जो है वो 10 से 12% ही रहता है। तो ये गलती हमारी होती है कि हम हल्के में ले लेते हैं और तैयारी नहीं करते हैं। तो ये गलती ना करें, एक बार मौका मिला है, इसको क्लियर करिए। ठीक है, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप वीडियोस को देखते रहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखते रहिएगा, ईज़िली आप पास कर लेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।